नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आप लोगों के अपने चैनल उत्तर पाठशाला में। तो दोस्तों, आज है 29 अगस्त और आज हम करने वाले हैं 29 अगस्त से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। आप बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हर संडे सुबह 11 बजे उत्तर पाठशाला आप लोगों के लिए एक रिवीजन प्लेटफॉर्म लेके आता है, जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स पर एक क्विज ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसमें हम आप लोगों के लिए एक टॉप 50 एमसीक्यू लेके आते हैं। तो कल सुबह सुबह 11 बजे हम करने वाले हैं 23 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है उसका हम क्विज के माध्यम से दोस्तों रिवीजन करने वाले हैं। तो कल सुबह 11 बजे आप उस क्विज का हिस्सा जरूर बनिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा पहला करंट अफेयर है, वर्चुअली आयोजित की गई भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक। तो जी हां दोस्तों, व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। वर्चुअली बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके समकक्ष वियतनामी फाम बिन मिन ने की। 17वीं बैठक में भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हाल के घटनाक्रम पर विचार विमर्श शामिल था। बैठक के दौरान दोनों देशों ने आर्थिक और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को नई गति जोड़ने को मंजूरी दी। इसके अलावा दोनों देशों असैन्य, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, समुद्री विज्ञान और नई प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग का पता लगाने के लिए भी सहमति जताई है। तो दोस्तों, भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। अब बात करें वियतनाम की, तो ये रहा दोस्तों मैप में वियतनाम। बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम आधिकारिक तौर पर वियतनाम समाजवादी गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है। इसके उत्तर में चीन, उत्तर पश्चिम में लाओस, दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया और पूर्व में दक्षिण चीन सागर है। 2008 में 8 करोड़ 61 लाख की जनसंख्या के साथ वियतनाम दुनिया में 13वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। बौद्ध धर्म यहाँ का प्रमुख धर्म है, जो देश जनसंख्या का 85% है और बौद्ध जनसंख्या में ये दुनिया का तीसरा बड़ा देश है। और इससे पहले आते हैं बौद्ध जनसंख्या में चीन और जापान, उनके बाद तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश वियतनाम है। वियतनाम में आज करीब 7.5 करोड़ बौद्ध अनुयायी हैं। वियतनाम की जो राजधानी है दोस्तों वो है हनोई और वहां का सबसे बड़ा नगर है हो ची मिन शहर, और वहां की जो राजभाषा है वो है वियतनामी और वहां के निवासियों को बोला जाता है वियतनामी। और वहां की जो सरकार का प्रकार है वो है समाजवादी गणराज्य, या जिसे एकल दल समाजवादी राज्य भी कहा जाता है। और वहां के राष्ट्रपति हैं डुएन फू त्रोंग। कौन है दोस्तों? डुएन फू त्रोंग। और प्रधानमंत्री हैं ग्युयेन तंजुंग। कौन है दोस्तों? ग्युयेन तंजुंग। और वियतनाम की जो मुद्रा है दोस्तों वो है डोंग। क्या है दोस्तों? डोंग। नेक्स्ट करंट अफेयर है, संस्कृति मंत्रालय ने की एएसआई के 7 नए सर्कलों की घोषणा। तो जी हां दोस्तों, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। ये नए सर्कल मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात में बनाए गए हैं। 7 नए सर्कल के साथ मंत्री ने कर्नाटक में हम्पी मिनी सर्कल को पूर्ण सर्कल में बदलने की घोषणा भी की है। बात करें 7 नए सर्कलों की सूची की, तो वो है तमिलनाडु में त्रिची, पश्चिम बंगाल में रायगंज, गुजरात में राजकोट, मध्य प्रदेश में जबलपुर, उत्तर प्रदेश में झांसी, उत्तर प्रदेश में ही मेरठ और कर्नाटक का हम्पी को 7 नए सर्कलों की सूची में शामिल किया गया है दोस्तों। अगला करंट अफेयर है, इसरो ने
इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए वीएसएसयूटी के साथ समझौता किया है दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वीएसएसयूटी ने अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का पहला नवाचार और इंक्यूबेशन सेंटर वीएसएसयूटी स्पेस इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसरो और वीएसएसयूटी हाई एंड सिमुलेशन उपकरण, स्टैटिक परीक्षण सुविधा और ठोस प्रणोदन अनुसंधान प्रयोगशाला जैसी लघु परीक्षण सुविधाएं विकसित करने के लिए सहयोग करेंगे और स्केल डाउन मॉडल के लिए परीक्षण सुविधाओं को स्थापना करेंगे। अब बात करें एमओयू के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनकी, तो इसरो वीएसएसयूटी की बुनियादी ढांचे के विकास के लिए तकनीकी परामर्श सहायता और 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगा। वीएसएसआईसी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नवीनतम वैश्विक तकनीकों का पता लगाएगा और भारत को लाभान्वित करने वाली संबंधित परियोजनाओं को लाएगा। इसरो को थुम्बा, श्रीहरिकोटा या बालासोर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के तहत रॉकेट लॉन्चिंग सुविधाओं की समिति उपयोग में आसानी होगी। इन सुविधाओं में सभी प्रकार की सुरक्षा प्रणाली होगी जो वीएसएसआईसी के भविष्य में लगने वाले रॉकेटों के प्रक्षेपण के लिए आवश्यक है। बात करें वीएसएसयूटी की, तो वीएसएसयूटी का पुराना नाम था दोस्तों यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बुरला और इसका जो मोटो है वो है सिद्धर भवती कर्मजा और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों सन 1956 में और वर्तमान में इसके वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर अतल चौधरी। कौन है दोस्तों? प्रोफेसर अतल चौधरी इसके क्या हैं? वाइस चांसलर। अब बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1969 को, यानी आज से 51 साल पहले और इसरो की जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर कर्नाटक में और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं के सिवान। कौन है दोस्तों? के सिवान। नेक्स्ट करंट अफेयर है एनएचएआई ने विकसित की विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली। तो जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने कंसल्टेंट्स, ठेकेदारों और रियायतों के लिए एक पारदर्शी और व्यापक निष्पादन रेटिंग प्रणाली बनाने के लिए विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है। इसके अलावा एनएचएआई के विभिन्न एनएचएआई परियोजनाओं के लिए विक्रेताओं के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए विक्रेताओं के पोर्टल आधारित उद्देश्य मूल्यांकन की भी शुरुआत की है। इस पोर्टल पर विक्रेताओं को स्व मूल्यांकन करना होगा। उनके द्वारा निष्पादित की जा रही परियोजना गतिविधियों से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करना आवश्यक है। एनएचएआई इस डेटा का मूल्यांकन करेगा और विक्रेताओं के लिए रेटिंग तैयार करेगा और जिसे उनके साथ साझा किया जाएगा। जो विक्रेता पोर्टल पर अपेक्षित दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाए उन्हें एनएचएआई की नीलामी में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगला करंट अफेयर है भारत 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करने की योजना बना रहा है दोस्तों। तो भारत ब्रिक्स गेम 2021 की मेजबानी करने की योजना बना रहा है जिसे अगले साल होने वाले खेलो इंडिया गेम्स के साथ आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने यह घोषणा ब्रिक्स देशों यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के खेल मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के बाद की। भारत को 2021 में 5 राष्ट्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता मिलेगी। ब्रिक्स गेम 2021 एक ही समय और स्थानों पर खेलो इंडिया गेम्स 2021 के आयोजित किए जाएंगे ताकि देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले खिलाड़ी जो खेलो इंडिया गेम्स के लिए इकट्ठा होंगे उन्हें ब्रिक्स गेम्स को करीब से देखने का मौका मिल सके। तो दोस्तों, भारत 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी की योजना बना रहा है। अब बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का शीर्षक है। इसके राष्ट्र ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। इन्हीं देशों के अंग्रेजी के नाम के प्रथम अक्षरों BRIC व S से मिलकर इस समूह का नामकरण हुआ है। इसकी स्थापना 2009 में हुई और इसके 5 सदस्य हैं। मूलतः 2010 में अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया। इससे पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। रूस को छोड़कर ब्रिक्स के सभी सदस्य विकासशील या नव औद्योगिक देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। ये राष्ट्र क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। वर्ष 2019 तक पांचों ब्रिक्स राष्ट्र दुनिया की लगभग 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक अनुमान के अनुसार ये राष्ट्र संयुक्त विदेशी मुद्रा भंडार में 4 खरब अमेरिकी डॉलर का योगदान करते हैं। इन राष्ट्रों का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 15 खरब अमेरिकी डॉलर का है। ब्रिक्स देशों का वैश्विक जीडीपी में 23% का
योगदान करता है तथा विश्व व्यापार के लगभग 18% हिस्से में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन पांचों देशों की मुद्रा का नाम R से शुरू होता है। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता करता है। ब्रिक्स का 10वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, एक्सिस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत की है दोस्तों। तो एक्सिस बैंक ने युवाओं और डिजिटल इच्छुक भारतीयों की बदलती जीवन शैली की जरूरतों को पूरा करने के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट शुरू करने की घोषणा की है। यह प्रतिवर्ष 20,000 रुपए के अस्पताल नगद बीमा कुंवर प्रदान करेगा जो कोविड-19 के तहत किए गए अस्पतालों के खर्चों को कवर करेगा, जो जिसे महामारी को कवर करने वाला अपने प्रकार का पहला बचत खाता बनाता है। यह खाता 35 वर्ष से कम आयु के श्रमिक वर्ग की जीवन शैली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य एक साथ शुरू किया गया है। बात करें एक्सिस बैंक के द्वारा शुरू की गई लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट की, तो मिनिमम बैलेंस यह ग्राहकों को प्रति माह 25,000 रुपए का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने या लिबर्टी डेबिट कार्ड या बचत खाते, नेट बैंकिंग, एक्सिस मोबाइल या यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से जीवन शैली की जरूरतों पर हर महीने उतनी ही राशि खर्च करने की अनुमति देता है। वार्षिक बचत और लाउंज लाभ में इसमें दिया गया है कि यह 15,000 रुपए की वार्षिक बचत प्रदान करता है। यह एक वर्ष में 4 बार हवाई अड्डे के लाउंज के उपयोग के लिए सुविधाओं को भी प्रदान करता है। कैशबैक और गिफ्ट वाउचरों की अगर बात करें, यह फूड, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग और ट्रैवल और गिफ्ट वाउचर्स पर डेबिट कार्ड पर 5% कैशबैक देता है। बात करें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है जिसकी स्थापना हुई थी 1993 पे, यानी कि आज से 27 साल पहले। और एक्सिस बैंक का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। वर्तमान में इसकी 4800 से ज्यादा शाखाएं हैं और अभी इसके चेयरमैन हैं राकेश मखीजा। कौन है दोस्तों? राकेश मखीजा। और वर्तमान में एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ब्रायन ब्रदर्स ने टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान किया है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, टेनिस इतिहास के सबसे सफल पुरुष युगल जोड़ी माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन भाइयों की जोड़ी ने 26 सीजन में 119 ट्रॉफियों के साथ ओपन एरा रिकॉर्ड पर अपना कब्जा जमाया है, जिसमें सभी 4 ग्रैंड स्लैम, सभी 9 एटीपी मास्टर के साथ साथ ओलंपिक स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। ब्रायन बंधुओं की पहली बड़ी सफलता 2003 फ्रेंच ओपन में आई और जिसके बाद वह 8 सितंबर 2003 को एटीपी डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए और जिस पर वह लगभग 438 सप्ताह तक बने रहे। तो ब्रायन ब्रदर्स ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है दोस्तों। अगला करंट अफेयर है, डच लेखक मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने जीता साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। तो जी हाँ दोस्तों, डच लेखक मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। इसके साथ ही रिजनेवेल्ड 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने के लिए सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। यह किताब ग्रामीण नीदरलैंड की एक कट्टर ईसाई समुदाय के किसान परिवार की कहानी है जिसमें उसका भाई की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और वह सोचती है कि काश उसके भाई की जगह उसकी मौत हो जाती। इस पुस्तक को पहली बार डच में 2018 में प्रकाशित किया गया था, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद मिशेल हचिसन द्वारा किया गया था। इस पुरस्कार के तहत 50,000 पाउंड यानी कि $66,000 का पुरस्कार दोनों को बराबर पहचान देने के लिए लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। तो ये है दोस्तों लुकास रिजनवेल्ड और ये है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, जिसके लिए इन्हें 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। बात करें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की, तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार हर साल किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ है और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो। इस पुरस्कार का उद्देश्य दुनिया भर से गुणवत्ता कथा साहित्य के प्रकाशन और पढ़ने को प्रोत्साहित करना है और अनुवादकों के काम को बढ़ावा देना है। उपन्यास और लघु कथा संग्रह इस पुरस्कार के पात्र होते हैं। बुकर पुरस्कार क्रैंक स्टार्ट अ चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित है। अगला करंट अफेयर है, सेना प्रमुख ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया है दोस्तों। तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल
मनोज मुकुंद नरवड़े ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है, जो विश्वविद्यालय के छात्रों से लेकर स्नातक स्तर के डॉक्टरेट उम्मीदवारों पर आधारित है। इस पुस्तक को आर्मी थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो ये हैं दोस्तों भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जिन्होंने किया है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव बुक का विमोचन। बात करें इस बुक की, तो इस पुस्तक में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषय हैं। इसका उद्देश्य इस देश के युवाओं के बीच रणनीतिक सोच विकसित करना है। यह पुस्तक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के रणनीतिकार फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को श्रद्धांजलि है, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश आजाद हुआ था। यह पुस्तक 2018 से 19 फील्ड मार्शल मानेकशॉ निबंध प्रतियोगिता पुरस्कार विजेताओं के कुछ चुनिंदा निबंधों का एक संग्रह है, जिसे 3 विषयों में विभाजित किया गया है, अर्थात भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की वैचारिक समझ और पहलुओं, तकनीकी विकास, साइबर खतरों और सुरक्षा, और राष्ट्रीय क्षेत्र और वैश्विक अनुभव। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजीत कुमार डोभाल, केसी और एम नरवणे के संदेश शामिल हैं। इससे छात्रों और युवा लेखकों का मनोबल बढ़ेगा दोस्तों। अब ये थे दोस्तों 29 अगस्त के करंट अफेयर्स। अब बात कर लेते हैं 29 अगस्त के जुड़ी हुई इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो 29 अगस्त 1833 को ब्रिटिश दास उन्मूलन अधिनियम को कानून रूप दिया गया था। 29 अगस्त 1842 को ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच नानकिंग की संधि पर हस्ताक्षर के साथ ही पहला अफीम युद्ध भी समाप्त हुआ था। 29 अगस्त 1905 को भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। 29 अगस्त 1932 को नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी समिति का गठन हुआ था। 29 अगस्त 1949 को भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों में से एक के राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। उनके नेतृत्व में ही भारत ने पहले ही प्रयास में मंगल पर अपने मंगलयान को पहुंचाया था। 29 अगस्त 1952 में प्रेयरिंग संत के नाम से मशहूर भारतीय ईसाई महिला संत सिस्टर यूप्रासिया का निधन हुआ था। 29 अगस्त 1957 को नागरिक अधिकार अधिनियम 1957 पारित किया गया था। 29 अगस्त 1974 को चौधरी चरण सिंह ने लोकदल पार्टी की स्थापना की थी। तो ये थी दोस्तों 29 अगस्त के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब बात करते हैं हमारे पिछली वीडियो के क्वेश्चन के बारे में। तो हमारी पिछली वीडियो का क्वेश्चन था, मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। तो जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु को मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और इस क्वेश्चन के सही आंसर देने के नाम है साक्षी आर्या, जिन्होंने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। अब बात करते हैं हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन की। हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन है, युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? आपके ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल सुबह 11 बजे 23 अगस्त से 29 अगस्त के करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए आप हमारे साथ 11 बजे के क्विज में जरूर जुड़ें, जिसमें हम आपके लिए लेके आएंगे टॉप 50 एमसीक्यू। और दोस्तों, अगर आपके हमारे लिए कोई सुझाव हैं तो अपने सुझाव भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।